जैसा कि आप सबको पता था कि अभी तक जितने भी हमने एमसीक्यू सीरीज़ कर दी उसमें हमने एमसीक्यू नंबर 470 तक कवर कर दिया था और तब मैं लाइव सेशंस लेता था। बट अभी अनफॉर्चुनेटली जो मेरा लैपटॉप है उसका टच स्क्रीन नहीं चल रहा है और ड्यू टू कोविड टेक्नीशियन घर विजिट नहीं कर पा रहा है उसको ठीक करे, तो उतनी एक इंटरैक्टिव सेक्शन नहीं बन पाती जिसमें मैं लैपटॉप के वो सारे फीचर्स यूज़ कर पाता। और दूसरी चीज़, अभी रमज़ान भी चल रहे हैं तो कोई एक ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है जिसमें हम लाइव आ पाते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब जितने भी आने वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको रिकॉर्डेड मोड पे ही अपलोड करूँगा, बट आई विल बी वेरी स्लो और मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। कुछ भी होगा आप मुझसे मैसेज कर देना, आप सब लोगों के पास मेरा नंबर होगा, नहीं होता है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको डाउट आएगा फर्दर एमसीक्यूज़ में तो आप मुझे मैसेज कर देना। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 471। ये इसमें अगर देखा जाए तो सेकेंड पे मैंने रखा था 451 से लेके 500 तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के 50 एमसीक्यूज़ रखे थे। तो पहले 20 एमसीक्यूज़ हमने कवर कर दिए कॉस्ट अकाउंट के, अब हम 471 ऑनवर्ड्स देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट आप देखा होगा कि लाइव सेशन में मैं हाईलाइटर वो सब कुछ यूज़ कर पाता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा लैपटॉप में टच स्क्रीन अभी वर्क नहीं कर रहा है। चलो देख लेते हैं 471। डैश डैश इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट वायर नो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। वो कौन सा, मतलब व्हाट इज दैट वैल्यू जहाँ पे आपकी कोई एक्चुअल कॉस्ट इनकर नहीं होती है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आप उसको कैलकुलेशन में लेते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए या किसी भी एनालिसिस के लिए आप उसको लेते हो, बट आपको कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं होता है। द ऑप्शंस आर इम्प्यूटेड, जो आप एस्टिमेट करते हो, वो जो इम्प्लाई करते हो, जो अपने से ऐड कर लेते हो जिसको हम नॉशनल भी बोलते हैं, या सन कॉस्ट या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या नन ऑफ दीज। सर हमें फील आ रहा है इसका करेक्ट आंसर है इम्प्यूटेड कॉस्ट। अगर एग्जांपल देंगे, जो आपकी अपनी कैपिटल लगी हुई है, तो आप जब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हो आप बोलते हो कि यार अगर मैं ये पैसा बैंक से लेता तो मुझे एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट तो देना पड़ता ना, तो इंटरेस्ट ऑन माई ओन कैपिटल इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो अगर देखा जाएगा, मैं डाइजेस्ट में कर इंटरेस्ट ऑन माई ओन कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, है ना, वो बेनिफिट मैं खो रहा हूँ, मैं इस पैसे को अपने बिजनेस में नहीं लगाता, अपना उधर लगा देता, तो इतना पैसा तो इंटरेस्ट आता ही, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, वो दूसरे एंगल में आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाएगा नीचे। बट यहाँ पे है कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट नहीं जा रही है, तो इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। मेरी एक्चुअल कॉस्ट नहीं जा रही है, बट हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर कर लेते हैं अगर बिजनेस जाना चाहे। क्यों? हो सकता है कि सामने वाला बिजनेसमैन जो है वो सारा पैसा लोन पे उठा रहा है और मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो तुम नो कि मैं ठीक कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ, तो मुझे इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट। 472 डैश डैश इज द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर्स। वो बिजनेस का कौन सा खर्चा है, कौन सा एक्सपेंडिचर जहाँ पे आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हो, तो वो ऊपर वाला था कि आउटसाइडर्स को पेमेंट नहीं जा रहा है, दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। एंड नाउ दिस इज, इसका करेक्ट आंसर है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इम्प्यूटेड और नॉशनल सेम ही होता है, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट मतलब आप जब एनालिसिस करते हो तो कुछ, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, एक्चुअली उतना डेप्थ में आपके सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, और उसको बोलते हैं रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होते हैं ये रिलेवेंट होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, जैसे सम कॉस्ट है या नॉशनल कॉस्ट है, दे आर इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट दे आर रेलिवेंट, वो सारे खर्चे जो आपके हो जाएंगे जब आप कोई ऑफर आएगा कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट बना लो, जॉब कॉस्टिंग बेसिस पे या किसी भी बेस पे ऑर्डर आएगा आपको, एट दैट टाइम आप एनालाइज करोगे कि आपको इसके लिए कितने खर्चे जाने वाले हैं अपने जेब से, और अगर आपका रेवेन्यू उस वक्त उससे ज़्यादा आ जाएगा और कोई और काम नहीं है, यू विल टेक दैट। तो आप आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कितने हो जाएंगे, आपका रॉ मटेरियल कितना लगेगा, आपको लेबर को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो सारा चीज़ आप कैलकुलेट करोगे, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर्स, ठीक है दोस्तों। ये है बिजनेस के आउट, बिजनेस का जो भी खर्चा हो जाएगा। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर अगर मतलब ये जोमेटो डिलीवरी वाले हैं तो उसको फिर बाइक, मतलब जो डिलीवरी वाला बंदा था उसको किसी को कुछ पैसे देने पड़े,
तो फिर वो कंपनी से लेगा, तो दैट्स आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। उसको लगा था कि वो जेब से देने वाला पैसा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पे फॉल कर रहा था आउट ऑफ पॉकेट, पर ये मतलब नहीं है कि जेब से देने वाला, ये बिजनेस के कंटेक्स्ट, बिजनेस को जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उस जॉब को करने में, दे आर द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। 473, dash dash is the maximum possible alternative, dash dash is the maximum possible alternative earning that might have been, वो earning जो हो सकती थी, and if the productive capacity is put to some alternative uses, अगर जो मैं अभी कर रहा हूँ अगर मैं कुछ और कर लेता और वहाँ से जो मैक्सिमम मुझे मिल जाता, तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मैं जॉब कर रहा हूँ एंड नाउ आई डिसाइड कि मैं ट्यूशन दूंगा, तो जो टाइम एंड एफर्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अगर मैं ये जॉब पे लगाता तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता। तो हो सकता है आपके पास 3-4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगे, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है जो आपका बेस्ट होता है, जो आउट ऑफ ऑल आपका बेस्ट होता है, कि ये नहीं करके जो मैं नेक्स्ट बेस्ट कर लेता, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है कि मैं अभी ट्यूशन कर रहा हूँ, एक ऑप्शन था कि मैं ट्यूशन प्लस प्रैक्टिस करता, एक ऑप्शन था मैं ट्यूशन प्लस जॉब करता, एक ऑप्शन था कि मैं वो जॉब करता जहाँ पर मैं ट्यूशन नहीं कर सकता। तो अभी मैं अगर ट्यूशन खाली कर रहा हूँ तो बाकी 3 में जो बेस्ट में मुझे रेवेन्यू मिलने वाला, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं वो कर सकता था तो मुझे इतना मिलता, इम्प्यूटेड कॉस्ट है मेरा कोई एक्चुअल एक्सपेंस तो नहीं जा रहा है, दोनों में कोई एक्चुअल एक्सपेंस नहीं जा रहा है, बट इम्प्यूटेड में क्या है कि मेरा अपना पैसा लगा हुआ है, उस पैसे को की कॉस्ट जो होती है कि अगर उसको मैं कहीं और लगाता तो उसका कितना पैसा था। मैंने वो एक जब मैंने कॉस्ट अकाउंट का रिवीजन लगाया था वहाँ पे मैंने नॉशनल कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट के बारे में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट भी मैंने दी थी। प्लीज़ उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के रिवीजन लेक्चर अगर आपने अभी नहीं देखा उसको प्लीज़ देखो, दो लेक्चर्स में मैंने पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट कर दिया है। 474, एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस, अगर कोई भी मतलब कॉस्ट है जो एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट है, दैट मे बी डायरेक्ट फॉर अनदर, तो वो किसी के लिए क्या हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर मेरे लिए डायरेक्ट है तो हो सकता है किसी के लिए वो कॉस्ट इनडायरेक्ट है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। 475, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको क्या बोलते हैं जब इनको टोटल करते हैं। जब मैंने कॉस्ट शीट आपको थोड़ी सी दिखा दी थी तो इनको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। 476, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन पे नज़र पड़ जाए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ। Dash this costs are partially fixed and partially variable in relation to output. आउटपुट की कंटेक्स्ट में ये कॉस्ट पार्शली फिक्स्ड होते हैं, पार्शली वेरिएबल होते हैं। तो आपने पता था कॉस्ट क्या होते हैं, या तो फिक्स्ड होते हैं या तो वेरिएबल होते हैं या सेमी वेरिएबल होते हैं। कोई कॉस्ट जो पार्टली फिक्स्ड होते हैं, पार्टली वेरिएबल होते हैं, दे आर सेमी वेरिएबल। जैसे मैंने टेलीफोन का एग्जाम्पल दिया था कि आपको मंथली 200 तो देना ही देना है, प्लस जितनी भी आप कॉल्स करो तो उसका आपको 1 रुपया पर कॉल देना पड़ेगा। अगर ऐसा चीज़ है तो ये क्या है, ये सेमी वेरिएबल, 200 फिक्स्ड है बाकी वेरिएबल है, इसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। 477, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। जो आप मास्टर बजट बना दो, मास्टर बजट इज बेसिकली द समरी ऑफ ऑल योर बजट्स, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट को दिया जाता है, क्योंकि वो इन डेप्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, तो वो समरी ही देखते हैं कि अल्टीमेटली हम कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं, व्हाट आर द टारगेट्स फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। तो उसमें क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट आता है, बट प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं आता। मैनेजमेंट को प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे करोगे, क्या करोगे, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द मास्टर बजट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। 478, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट। आप जो बजट करते हो, बजट के थ्रू बजटरी कंट्रोल एंड देन कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ कर लेते हो थ्रू द बजट्स, इससे एक पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है आउट ऑफ दिस। एंड आल्सो कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्म एक्टिविटीज, यस देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म एक्टिविटीज। जब आप बजट्स होंगे तो आपकी
हमें पता था सेल्स विल बी डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, विल बी डिपेंड ऑन द सेल्स, परचेज विल बी डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। तो इनमें एनहांस कोऑर्डिनेशन तो रहेगा, मोटिवेटेड मैनेजर्स रहेंगे बिकॉज दे आर हैविंग द टारगेट्स विच दे नीड टू अचीव। Improved inter-departmental, yes, definitely there will be inter-departmental communication will be improved because everyone knows its roles and they know what they have to give to the other department. But more accurate financial statements का इसके साथ कोई लेना देना, accounting is totally different from the budgets, ठीक है ना। बजट कंट्रोल को फॉलो करो, बट फाइनेंस स्टेटमेंट्स एक्यूरेट बनेंगे उसका कोई गारंटी बजट तो नहीं दे सकता एटलीस्ट, ठीक है ना। 479, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है ना। हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट बजट ऑन द बेस ऑफ द पीरियड। तो मास्टर बजट इज जस्ट अ समरी बजट, फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट। फ्लेक्सिबल बजट तो वो होता है जब एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बनाते हो, एंड कैश बजट तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म होता है, करंट बजट में आता है। तो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट जो है आपका लॉन्ग टर्म बजट है। 480, मटेरियल बिकम्स की फैक्टर। जो आपका मटेरियल है वो आपका की फैक्टर बनता है। इफ मैंने बताया था आपको, की फैक्टर वो एक चीज़ होती है जो आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में, विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, विच कैन बी द डिमांड, विच कैन बी द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे बोलते हैं जो मटेरियल है वो की फैक्टर बनेगा कब, व्हेन कोटा रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट, जब आपको इतना ही मिलने वाला है मटेरियल तो आप उससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका की फैक्टर बनेगा। तो उसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। जब आपका मटेरियल ही लिमिटेड होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा तो वो की फैक्टर बनेगा तब। 481, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट assume significance in the preparation of the following budget। ये जो नीचे वाले बजट आने वाले हैं इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जहाँ तक बात है उनमें बहुत मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आर द फिक्स्ड कॉस्ट देयर, व्हाट आर द वेरिएबल कॉस्ट, एंड दे एज्यूम अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। किस बजट में, मास्टर बजट पे। सर मास्टर बजट इज जस्ट समरी ऑफ ऑल द बजट्स। कैश बजट में फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफर्केशन होना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कैपिटल बजट में नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट मैंने आपको, अगर आप लेक्चर्स का याद होगा, मैंने आपको बता दिया था कि आप क्या करते हो। एक होता है कि आपने बोला कि वी विल बी रनिंग एट द 80% कैपेसिटी, हम सारी एक्टिविटीज़ 80% कैपेसिटी पे करेंगे, तो एक बजट बना देंगे, दैट्स फिक्स्ड बजट, ठीक है ना। बट आप बोलोगे कि वट इफ अगर हम 90% पे बनाएंगे, 90% एक्टिविटी पे क्या होगा। सर फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएंगे। क्यों, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके 100% पे भी वही रहेंगे, 80% पे भी वही रहेंगे, 70% पे भी रहेंगे, 0% पे भी वही रहेंगे, ठीक है ना। बट जब आपने फ्लेक्सिबल बजट बना दिया, 90% में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी द सेम बट द वेरिएबल एक्सपेंसेस विल बी मोर बिकॉज वेरिएबल एक्सपेंसेस आर प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्शन। और अगर 70% बनाओगे तो वेरिएबल एक्सपेंस कम होगा। तो आप देखो जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे 90, 80, 70, तो आपकी सेल्स वट एवर इज द 100% कैपेसिटी इंटू 90 इंटू 80 इंटू 70 एंड ऑल योर वेरिएबल एक्सपेंसेस और ऑन द बेस ऑफ 90, 80, 70 अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस और कॉमन, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका सेल्स ज़्यादा हो रहा है, सेल्स माइनस मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो आप देखो यहाँ पे आपको मैं ऐसे बताता हूँ, सपोज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 1 लाख यूनिट्स, आप बनाओगे, आप बोलते हो व्हाट इफ अगर हम 90,000 बनाएंगे, व्हाट इफ हम 80,000 बनाएंगे, व्हाट इफ हम 70,000 बना देंगे, ठीक है ना। तो आपकी सेल्स आएगी और आपका कंट्रीब्यूशन सपोज पर यूनिट 2 रुपये है, तो पहले में आपको क्या आएगा 90,000 इंटू 2 दैट इज योर कंट्रीब्यूशन 180, और दूसरे में 80,000 टू 160 एंड लास्ट में 70,000 टू 140। तो 180, 160, 140 इज योर कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस लेस करो, सपोज योर फिक्स्ड एक्सपेंस आर 1 लाख, तो 1 लाख लेस करो। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आएगा, पहले केस में आपका 80,000 प्रॉफिट आएगा, दूसरे केस में आपका 60,000 प्रॉफिट आएगा, तीसरे केस में आपका 40,000 प्रॉफिट आएगा। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रहती है फिक्स्ड एक्सपेंस की और वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा कॉमन रहेंगे, जबकि वेरिएबल एक्सपेंस चेंज हो जाएंगे। जितने भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओगे तो फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, हाँ आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो ये है फ्लेक्सिबल बजट का कंसेप्ट, और यहाँ पे ही फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना दोस्तों। 481 हो गया। एंड 482, द बजट दैट इज प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी आप बजट बना तो पहले आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, सर आपने बता दिया था कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे की बजट, की फैक्टर जिसको बोलते हैं, बजट विद की फैक्टर जो आपका लिमिटेड है। क्योंकि जब आप
कैसे मैं आपको समझा दूँ, जब आपको कोई भी चीज़ करना है तो आप देखोगे लिमिटेड कैपेसिटी में क्या है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप नहीं जा सकते। हम बोलते हैं ना कि यार आई एम हैंडीकैप्ड, मैं इससे ज़्यादा नहीं, नॉट लिटरली हैंडीकैप्ड, अल्लाह बचाए कोई हैंडीकैप्ड हो। Budget committee, consisting एक मिनट दोस्तों, इसमें रीड अलाउड हो गया, ये उधर चला गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जब हम बोलते हैं कि मतलब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, हम कभी कभी लिटरली वर्ड में हैंडीकैप तो उसको भी बोलते हैं ना कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वो चीज़ आ जाएगी कि जब आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते हो, कोई चीज़ में आपके रेस्ट्रिक्शंस है, आपको लिमिटेड कैपेसिटी है, तो वो आपका बन जाता है की फैक्टर। तो सबसे पहले आप जब बजटिंग करोगे आप पहले उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। क्यों? उस चीज़ के बगैर मतलब वो आपका लिमिटेशन, आप बोलोगे कि मैं आसमान तक जाऊँगा, बट आपके पास वो चीज़ है ही नहीं है, स्पेस रॉकेट जिसको बोलते हैं, आपके पास वो है नहीं, तो कैसे जाओगे उधर, ठीक है ना। तो आप आइडेंटिफाई करोगे आपके पास लिमिटेड चीज़ क्या है, लिमिटेड रिसोर्स क्या है, उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें बना पाओगे। आपके पास RAM कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की, आप बोलोगे कि नहीं डिमांड 2 लाख यूनिट है, तो 2 लाख यूनिट कहाँ पे बनाओगे, आपकी कैपेसिटी तो 1 लाख यूनिट है। तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हो बजट विद की फैक्टर, तो पहले आप उसको बनाते हो, जो भी होगा उसी बेसिस पे आप सारा डिसाइड करते हो। अगर वो प्रोडक्शन है तो उसी बेस पे आप बोलोगे सेल कितना होगा, उसी बेस पे आप बोलोगे परचेज कितना है, ठीक है दोस्तों। तो 482 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट है। सेल्स बजट इज अब सेल्स बजट क्या है, एक्सपेंडिचर बजट है कि फंक्शनल बजट। मैंने बोला था ऑन द बेस ऑफ द फंक्शंस हम बनाते हैं, सेल, प्रोडक्शन, सारी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो सेल बजट इज फंक्शनल बजट। मास्टर बजट में तो सारी समझ आती है, नॉन ऑफ दिस नहीं आता। कहीं पे मैंने जस्ट देखा था, किसी बच्चे ने मुझे पूछा था, उन्होंने देखा था सेल्स बजट उन्होंने प्रॉफिट बजट में रखा था। हालांकि ऐसा वैसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता है, बट उधर जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे, शायद वो कोई मॉक टेस्ट दिया था, तो वहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शंस रखे थे तो उसमें प्रॉफिट बजट था एंड एक्सपेंसिव बजट था, तो वहाँ पर प्रॉफिट बजट था मोर अप्रोप्रिएट। वैसी बाइफर्केशन नहीं होती है। जब ऑन द बेस ऑफ मैंने आपको बजट्स का बना दिया था क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस में इट इज सेल्स, प्रोडक्शन, ऐसे। तो बेसिकली ये फंक्शनल बजट है, बट वहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट आया था, अदर देन ऑल द ऑप्शंस द प्रॉफिट वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है दोस्तों। 484 द एंटायर बजट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सारा चीज़ है, इज कंट्रोल्ड एंड हेडेड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, बस सर इसको बजट कंट्रोलर बोलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कंसेप्चुअल नहीं है, बस याद रखने वाली बात है कि बजट के लिए पूरा एक डेडिकेटेड पर्सन जो रहता है उसका नाम है बजट कंट्रोलर। 485 A flexible budget requires a careful study। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि in this type of budget, the fixed cost and the variable expenses play a significant importance. You need to very well analyze what are fixed expenses, what are semi-variable, what are variable expenses in flexible budget। तो यहाँ पे भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, a flexible budget requires a careful study of what, the fixed, the semi-variable and the variable expenses, ठीक है ना, ताकि आप बजट जो है वो ठीक तरीके से बनाओगे। the sales and then the variable cost and then there will be the contribution and then the fixed cost, और आपका फिर वो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 486 the basic difference between a fixed budget and a flexible budget is, जो बेसिक डिफरेंस आप बोल सकते हो फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। डो नॉट मिक्स फिक्स्ड बजट विद फिक्स्ड कॉस्ट प्लीज। फिक्स्ड बजट है, आपने बोला कि वी आर रनिंग एट 80% कैपेसिटी, तो आपने जो बजट बना दिया दैट इज जो फिक्स्ड बजट। तो अगर आप सिर्फ एक ही बजट बनाओगे कि भाई हो आपने 80% कैपेसिटी पे काम करना है, फॉर दैट आवर सेल्स विल बी दिस, तो सेल्स मैनेजर का टारगेट ये रहेगा, आवर प्रोडक्शन टारगेट विल बी दिस, आवर परचेज विल बी दिस, आवर एक्सपेंसेस विल बी दिस, सबका अपना अपना टारगेट मिल जाएगा। जस्ट मेड वन बजट ओनली, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बजट। बट इन द फ्लेक्सिबिलिटी यू आर फ्लेक्सिबल, यू से ओके दिस इज 80% कैपेसिटी पे ऐसा रहेगा, व्हाट इफ हम 90% जाएंगे तो पोजीशन विल बी दिस, एंड इफ आर वर्किंग ऑन द 70% द पोजीशन विल बी दिस, तो उसको फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। तो आप बोलते हैं ये जो फिक्स्ड बजट है जहाँ पे आप सिर्फ एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाते हो और दूसरा आप डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, इनमें मेन फर्क क्या है, बोल रहा है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट अ फिक्स्ड बजट की बात हो रही है, इज कंसर्न विद अ सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला 80%, यस, व्हाइल फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज 90%, 80%, 70%। सर ए इज बिल्कुल सही। देखो ए मैंने अभी आपको बता दिया बिल्कुल सही है जो मैंने बोला था। लेट्स गो फॉर द बी एंड सी एंड सी इफ दे आर आल्सो करेक्ट और नॉट, ठीक है ना, तो ताकि आपको कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में।
Well, is concerned fixed budget is concerned with fixed cost only? The answer is no. जो मैंने वो पहले ही बता दिया कि do not assume या do not understand that fixed budget is concerned with only fixed cost. ऐसा नहीं है. Fixed budget में level of activity is the fixed. You said that we will be working on 80% capacity. Here the level has been fixed at 80% only. Fixed इसमें भी variable expense हो जाएंगे, इसमें भी contribution वाला concept आएगा, इसमें भी fixed expense आएंगे. But the level of activity while as in the flexible the level of activity is different. While as a flexible budget is concerned with variable cost, ऐसा बिल्कुल नहीं है. It's on the activities. Fixed budget is fixed while flexible budget changes. तो ये भी बहुत हद तक सही नहीं है. तो correct answer is A part is concerned with a single level of activity while the flexible budget is concerned to prepare for different level of activities. I hope कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आती होगी, स्पेशली दो स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या फॉर दैट केस इन बी कॉमर्स और कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं. आप लोगों के लिए एक कंपेटिटिव एग्जाम में मैंने ये चीज़ रखा, तो आपको कुछ एमसीक्यूज में दिक्कत होती होगी. आपको घबराना नहीं है. आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये समझ नहीं आएगा, तो आई विल पुट ऑन एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको वहाँ पे समझाने की. पर टेंशन नहीं लेना आप प्लीज़ कि ये कुछ मुश्किल है, पहाड़ है, कुछ नहीं है. तो बेसिक चीज़ें हैं. आपको डाउट आ सकता है, तो वो डाउट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी कभी करते हो क्वेश्चन तो आपको याद नहीं रहता होगा कि ये चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग में. घबराना नहीं है. आप लोगों का ये बेसिक नहीं, आप इस चीज़ को नहीं पढ़े हो ना, तो ये कभी डिमोटिवेट मत हो जाओ कि हमें ये चीज़ नहीं आती, याद नहीं रहती. बहुत बार पढ़ो. मैं वही बोल रहा ना कि बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन डे तक आप गलती कर सकते हो. एग्जामिनेशन डे में गलती नहीं कर सकते तो पढ़ रहे हो, नहीं हो रहा, दूसरी बार तीसरी बार समझने की कोशिश करो. इवन क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को एक बार दो बार तीन बार कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हो तो नहीं रहता है यार. कोई बात नहीं, चौथी बार देखोगे ना और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, आपको जैसे आप अभी मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, तो फिर आपने नोटिस भी कर दिया कि यार ये क्वेश्चन 486 का मुझे आंसर गलत होता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता था, तो आप टेंशन में हो जाते हो यार ये इसका आंसर मुझे गलत होता है. मैं कॉस्टिंग का बोल रहा हूँ, ये किसी का भी आपका हो सकता है, जो भी आपके पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आपको कहीं पे भी ऐसा हो सकता है. कोई बात नहीं, आप मल्टीपल रिविजन्स करो. उससे क्या होता है ना, अगर एग्जामिनेशन डे पे वो क्वेश्चन आएगा ना, आपको अल्टीमेटली याद आएगा कि यार ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो मुझे गलत होता था और इसका आंसर ये है. यू गॉट माय पॉइंट. और एक चीज़ किया करो आप मेरे दोस्तों कि जैसे आप मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मल्टीपल सोर्सेज से मत पढ़ो, एक ही बुक से पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो. उससे क्या होता है ना, जब आप रिवीजन करते हो ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको स्मूथली होते हैं, जो आपको खुद से आ जाते हैं, उनको आपको मार्क नहीं करना है. जैसे मेरी बुक में आपने 1 to 600 MCQs कर रखी है पहले इंस्टेंस में, और इट में नॉट भी आपको 1 to 600 पहले वो में नहीं आएंगे. आपको हो सकता है 50 से 60 क्वेश्चन में डाउट आएगा. अगर आपने मेरे लेक्चर सारे अच्छे से देखे हैं तो आपने उन 60 क्वेश्चन को मार्क करना है. नेक्स्ट टाइम आपने वो 60 क्वेश्चन को पहले देखना है, ठीक है ना. उससे क्या होगा, आपका टाइम बचाएगा. बाकी तो आपको आपका और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से फील आता है, उनको भी आपको मार्क करना होता है, ठीक है ना. ये आपके एग्जाम के लिए. अदरवाइज अगर कोई बाकी एग्जाम होता है उसमें एक और स्ट्रैटेजी होती है जब आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं. बट आई बिलीव आपके एसएसबी फॉर्म में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल में वो स्ट्रैटेजी मैं नहीं बता दूंगा. बस पीओ को करना है कि आप पढ़ते रहो. अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आप उसको नोट करते रहो, मेरे से समझने की कोशिश करो. अगर नहीं आ रहा है समझ कोई, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. एग्जामिनेशन डे पे अगर वो क्वेश्चन आएगा आपको खुद उसका आंसर याद आएगा. मल्टीपल रिविजन करो प्लीज, ठीक है ना. 487 प्रोडक्शन बजट. अब प्रोडक्शन बजट मतलब क्या है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना. इट विल बी डिपेंड ऑन व्हाट. ये किस पे डिपेंड रहेगा, आपने कितना प्रोड्यूस करना है. दैट विल बी डिपेंड ऑन आपको कितना बेचना है. आ गया ना. तो आप देखोगे कि आपको कितना बेचना है, वजह भाई फिर आप देखोगे आपके पास कितना बड़ा हुआ है, कितना आपको रखना है क्लोज स्टॉक, तो आपको कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन द सेल्स बजट. तो पहले आप सेल्स बोलोगे कितना होगा, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन डिसाइड होगा. और प्रोडक्शन के बेस पे फिर आपको डिसाइड करेगा कि आपको कितना परचेज करना है रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 487 का बी पार्ट. 488 बजटरी कंट्रोल हेल्पर्स इन इम्प्लीमेंटेशन. अब जो आप बजटरी कंट्रोल रखते हो, ये आपको कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का इट इज रेशियो एनालिसिस और नन ऑफ दैट. तो इन 3-4 में से जो अप्रोप्रिएट है ना वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है. आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दी और अब बजट्स भी है नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेस पे बना दो. आपने बोला कि इस फोन को
बनाने में आपकी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से आप बजट भी बनाओगे कि आपका टोटल कॉस्ट इतना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बजटरी कंट्रोल जब आप लगाओ तो जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दी है, यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दैट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ ऑल रिगार्डिंग जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग में क्या करते हो कि आप पिछले साल तो कोई भी बेस नहीं लेते हो, आप इस साल नए से हर एक चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि अगर आपने सेल्स रखा है इतना, व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट, यू डू द डिमांड एनालिसिस। अगर आप कॉस्ट इतना बोलते हो, ऐसा नहीं पिछले साल इतनी कॉस्ट थी प्लस 10%, ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज़ का आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। सो फर्स्ट पार्ट हमें देखना है गलत क्या है इसमें, इट्स नॉट ट्रू। इन जीरो बेस्ड बजटिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अंडरटेकिंग फॉर ईच एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। हम ईच अंडरटेकिंग ईच एक्टिविटी के लिए हम कॉस्ट बेनिफिट करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, पिछले साल का कोई भी बेस नहीं लेते। इज अप्रोप्रिएट इन एरियाज वेयर आउटपुट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स विद प्रीवियस ईयर बैलेंस, ये बिल्कुल गलत बात आपने बोली। जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो पिछले साल से स्टार्ट नहीं होता, पिछले साल का कुछ नहीं लेते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स विद जीरो, बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, मतलब इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, कि ये गलत है। क्या, जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स विद प्रीवियस ईयर बैलेंस। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में इतना हुआ था, इस साल प्लस 10% या कोविड है तो कम हो जाएगा माइनस 10%, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का कोई भी बेस नहीं लेते, तो नाम ही है ना जीरो बेस, तो कोई बेस नहीं लेना आपको, ठीक है। तो 489 का सी पार्ट। 490 दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बजटरी सिस्टम। सबसे पहले कौन सा बनाते हैं हम, एंड ऑल अदर बजट्स डिपेंड ऑन इट। द करेक्ट आंसर सेल्स बजट। तो पहले आप सेल बनाओगे, उसके बाद आप बोलोगे प्रोडक्शन कितना बनाओगे, फिर आप बोलोगे परचेज कितना बनाओगे, फिर आप बोलोगे कॉस्ट कितना लगेगा। तो सबसे पहले आप सेल बजट बनाते हो, बट पहले आप बजट विद की फैक्टर एनालाइज करते हो और उस हिसाब से आप देखते हो फिर अल्टीमेटली सेल कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मटेरियल मे बी द बजट विद द की फैक्टर, बट यू ऑन द बेस ऑफ द मटेरियल यू डिसाइड नाउ व्हाट विल द फाइनल सेल्स, एंड देन on the basis of the sales our production should be this, our purchase should be this, and so on and so on. तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। 491 ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स के हिसाब से बजट में भी क्लासिफाइड इनटू, बजट किस तरह से होता है, तो इसमें 3 है। मैंने वो बोला था, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, करंट बजट, ठीक है ना। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। यूजुअली 492 यूजुअली द प्रोडक्शन बजट, जो प्रोडक्शन बजट होता है, हाउ मच प्रोड्यूस इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। जो प्रोडक्शन होता है वो हम बोलते हैं कि हमें पैसों में कितना लगेगा, और द क्वांटिटीज में, क्योंकि सेल्स विल ये सब कुछ क्वांटिटीज में रहता है, तो हमें कितनी गाड़ियाँ बनानी है एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 493 फॉलोइंग में बी रिगार्डेड एज अ समरी बजट। समरी बजट तो आपको पता है सर, मास्टर बजट जो होता है जिसमें सारे बजट्स की समरी होती है, दैट्स नोन एज मास्टर बजट। प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, तो वो किस लिए सूटेबल है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के नहीं, दैट इज उनके लिए ऑपरेशन होगा। डैम कंस्ट्रक्शन नहीं, फर्नीचर नहीं, ऑयल रिफाइनिंग फर्म, जो जैसे जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ इंडियन ऑयल में, तो वही प्रोड्यूस बेसिकली रिफाइन द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस द पेट्रोल, डीजल, और इस पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू वो क्रूड जाता है। एंड देन जो आपने से इंजीनियरिंग की होगी उनको ये चीज़ पता होगा, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग अगर किसी ने की होगी, तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनिंग में डिफरेंट प्रोसेस लगते हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड लगाओगे। 495 द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस 500 पर मंथ। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, उन्होंने बोला आपका फिक्स्ड चार्जेस रहेगा 500 प्लस 5 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो जितना भी आप यूनिट कंज्यूम करो उसका 5 रुपया, तो आप अगर 100 यूनिट कंज्यूम करती है तो 100 × 5 500 प्लस फिक्स्ड चार्जेस 500। तो यहाँ पे यह है, ये क्या फिक्स्ड है या वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि 500 फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल है, तो टोटल में ये सेमी वेरिएबल क्या रहेगा। 496 द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो ये मैंने घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन रखे हैं फ्लेक्सिबल बजट पे, क्योंकि हो सकता है कि इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी बी पार्ट है। 497 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अ शॉर्ट टर्म बजट। तो इसका करेक्ट आंसर है कैश बजट। कैश बजट इज नॉर्मली अ शॉर्ट टर्म बजट, ठीक है ना।
इनडायरेक्ट मटेरियल 498 इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ना वो किस में आता है सर, दैट इज ऑल्सो फैक्ट्री पार्ट का ना, तो इसका करेक्ट आंसर है फैक्ट्री ओवरहेड। ना वो ऑफिस का होता है, ना सेलिंग का, ना डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो प्रोडक्शन वाला फैक्ट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज, टोटल जो डायरेक्ट कॉस्ट है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है प्राइम कॉस्ट। 500 क्वेश्चन, द लॉस विच अराइज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो होना ही होना है लॉस जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ये इतना लॉस तो होगा ही होगा, स्टॉक लॉस उसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल होता है जो नॉर्मली नहीं होना चाहता, बट आपकी इनकैपेसिटीज़ की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से आपका वो एक्सपेंस हो गया, उसको एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस मीन्स ये तो होना ही होना है। आप छत बना रहे हो या फर्नीचर बना रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल। बट आपने इतना गंदे तरीके से बना दिया और ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, दैट इज एबनॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, नॉर्मल लॉस। इस तरीके से हमारे 500 क्वेश्चंस हो गए और अब हमारे बचे हैं डायरेक्ट टैक्स पे 50 क्वेश्चन और इनडायरेक्ट टैक्स पे 50 क्वेश्चन। और डायरेक्ट टैक्स के 40 क्वेश्चन आपको अमरजीत सर ने ऑलरेडी करा दिए थे, एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद अमरजीत सर वेदर दे विल बी टेकिंग द नेक्स्ट 100 MCQ, मतलब 100 नहीं बचे 60 MCQs। इसके साथ ही हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, या मैं खुद कराऊंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा। और अलॉन्ग विद दैट टैक्सेशन का जो रिवीजन होगा, विल ट्राई डायरेक्ट टैक्स पे एक रिवीजन लेक्चर और इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो मतलब आप लगा लो अभी 4 लेक्चर्स आपके अभी रहेंगे, रिवीजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 2 लेक्चर्स, एंड और पूरा टैक्सेशन में आपका एक और लेक्चर जो आपके MCQs बचे हुए हैं, एक या दो में, तो 3 से 4 लेक्चर आपके और रहेंगे MCQs पे, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द रिवीजन। उसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको IFMS पे एक और लेक्चर लूँगा एज ए रिविजनरी लेक्चर। बाकी कॉस्टिंग तो मैंने कवर करा ही दिया, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही आपको पूरा हालांकि सर्विस तो कंप्लीट हो गया, बट ये चीज़ होगा कि कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी रहेगा वो।